ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर आर द सेम थिंग। तो बेटा ये आपने कुछ कुछ 11th क्लास में पढ़ रखा है, 10th क्लास में कुछ कुछ, ओनली 10% ऑफ दिस चैप्टर यू हैव डन इन योर 10th क्लास। कि बोर का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, है ना, प्लम पुडिंग मॉडल क्या था, वाटरमेलन मॉडल क्या था, दैट यू हैव डन इन द 10th क्लास। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड यू टेल मी बेटा व्हाट वाज थॉमसन मॉडल। आप मुझे बताना शुरू करिए बेटा कि थॉमसन का जे थॉमसन का मॉडल क्या था। एक्सप्लेन मी थॉमसन मॉडल। बेटा इसमें मॉडल्स के स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक था बेटा आपका थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल के को और क्या बोलते थे बेटा, प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन मॉडल वर आल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। it is also called watermelon model. It is also called watermelon model, ठीक है। It is also called watermelon model. Watermelon model. बेटा इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम इज जस्ट लाइक वाटरमेलन। दिस मॉडल एक्चुअली वाज प्रपोज्ड इन 1901। इसका ये जो प्रपोज हुआ था बेटा, ये मॉडल 1901 में प्रपोज हुआ था बाय जे थॉमसन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम इज जस्ट लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन मतलब तरबूज। तरबूज बेटा ऐसा होता है, इसके अंदर का क्या बिखरे होते हैं बेटा, सीड्स। इसके अंदर क्या बिखरे होते हैं बेटा, सीड्स, ठीक है। तो जैसे तरबूज के अंदर सीड बिखरे होते हैं, ठीक है, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या थी बेटा, एटम इज जस्ट लाइक वाटरमेलन इन विच लिखिए बेटा, डेफिनेशन लिखिए बेटा थॉमसन मॉडल के अंदर। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, according to J Thomson, atom is just like, according to J Thomson, atom is just like, according to J Thomson, atom is just like watermelon. Atom is just like watermelon in which electrons are distributed. According to J Thomson, atom is just like watermelon in which electrons are just distributed just like plums, just like seeds, in which electrons are distributed just like plums or seeds in watermelon, just like plums or seeds in watermelon. इसके बाद लिखिए पॉजिटिव चार्ज इज सो डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव चार्ज is so distributed so as to neutralize all the negative charge. Positive charge is so distributed so as to neutralize all the negative charge. बेटा पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से बिखरा होता है कि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। हेलो हाँ बेटा, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे क्लास? सर अभी वो बाहर मतलब आउट ऑफ टाउन गाँव आए होंगे। ओके ओके ठीक है सर, कल से कर दूंगा। ठीक है। हाँ बेटा, atom is just like watermelon in which electrons are just distributed just like seeds in it, and positive charge is so distributed so as to neutralize all the negative charge. Now what was the limitation? आप बताओ बेटा वरुण, वरुण what was the limitation of the Thomson model?
बताइए बेटा वरुण, व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल? मैदिनी बेटा आप बताइए, थॉमसन मॉडल की क्या लिमिटेशन थी? इसको किसने फेल किया था? एम आई ऑडिबल बेटा? दिव्यांशु आवाज आ रही है बेटा? एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ आप बताइए बेटा दिव्यांशु कि थॉमसन मॉडल को किसने गलत साबित किया था? बेटा थॉमसन वाज थॉम रदरफोर्ड। शाबाश, अनेबल टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब रदरफोर्ड ने थॉमसन को बोला कि भाई मेरे मॉडल में मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें एक्सप्लेन करो, तो वो रदरफोर्ड नहीं कर पाया। ये 1901 से 3 के बीच में हुआ था, 1903 के बीच में, है ना? तो अनेबल टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, unable to explain Rutherford alpha particle scattering experiment, alpha particle scattering experiment, वो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल, इसके एडवांटेज क्या थी जो हम इसे पढ़ते हैं? थॉमसन मॉडल से पहले बहुत सारे मॉडल आ चुके थे। आपने कभी पढ़े? नहीं, मैंने भी कभी नहीं पढ़े। ऐसा क्या खास बात था थॉमसन मॉडल में जो हमने मॉडल्स को जब पढ़ते हैं तो थॉमसन मॉडल से स्टडी करते हैं? थॉमसन मॉडल के अंदर एक बेसिक एडवांटेज था, लिमिटेशन जितनी मर्जी सही, मॉडल जितना मर्जी गलत सही, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट मॉडल इन द वर्ल्ड विच स्टेट्स दैट एटम इज न्यूट्रल। इससे पहले जितने भी मॉडल थे या तो एटम को नेगेटिव चार्ज बताते थे या एटम को पॉजिटिव चार्ज एक्सप्लेन करते थे। दिस वाज द फर्स्ट मॉडल, this was the first model which state that atom is neutral, which state that atom is neutral, which state that atom is neutral। ठीक है, सर इसकी एक ही लिमिटेशन है? हाँ, इसकी अभी उसके बाद तो जितनी भी रदरफोर्ड की अल्फा रदरफोर्ड की है वो इसकी भी है ना? लेकिन जो सबसे पहले ये 1903 से लेकर 1911 तक यही मॉडल चलता था। ठीक है, उसको प्रपोज करने में 3 साल लगे थे, 1901 टू 1903। ठीक है, उसके बाद 1903 में ऑल ओवर द वर्ल्ड ने इसे मान लिया, लेकिन 1911 में रदरफोर्ड ने इस मॉडल को गलत साबित कर दिया। ठीक है, अल्फा पार्ट, तो सेकंड मॉडल आता है बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड। रदरफोर्ड गलत साबित करा था इनका। हाँ, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या फिर जाइजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, जाइजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट या फिर क्लासिकल मॉडल। एक्चुअली नाम फेमस हुआ रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था। एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय टू स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड, जाइजर एंड मार्सडन। इसकी एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी है बेटा कि जाइजर और मार्सडन, एक रदरफोर्ड एक प्रोफेसर था बहुत बड़ा, जाइजर और मार्सडन उसके दो स्टूडेंट थे, बहुत ही शरारती और नालायक। उन्होंने कॉलेज पास करने के लिए रूल होता है कि आपको फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है।
फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, साल खत्म हो गया, इनकी डिग्री रुक गई जयचर मार्सन की, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया था। ये वापस रदरफोर्ड के पास आए कि सर हमें एक आसान सा एक्सपेरिमेंट बता दीजिए ताकि हम जल्दी से करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इसके हिसाब से अब पॉजिटिव चार्ज सारे में बिखरा हुआ है, तो अगर आप इसमें कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मारोगे तो सारे के सारे पार्टिकल वापस आ जाएंगे, सारे के सारे पार्टिकल क्या आएंगे, वापस आ जाएंगे। आप ये करके दिखा दो, जबकि हुआ उल्टा था, सारे के सारे पार्टिकल अंदर चले गए थे। लेकिन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो 1908 में अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया, चले गए। रदरफोर्ड ने भी फाइल खोल के नहीं देखी। 1911 में वो धूल मिट्टी साफ कर रहा था, अपना कमरा साफ कर रहा था रदरफोर्ड, तब उसे ये फाइल मिली कि जयचर मार्सन क्या लिख के चले गए। 1908 में जो फाइल जयचर मार्सन सबमिट कर चुके थे, 1911 में रदरफोर्ड को दोबारा मिली, और 1911 में रदरफोर्ड ने उस फाइल में पढ़ा कि इन्होंने तो लिखा है कि मैंने तो इन्हें बताया था कि सारे पार्टिकल वापस मुड़ जाएंगे क्योंकि एटम के पास सारे में पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, लेकिन हुआ इन्होंने लिखा है कि सारे के सारे पार्टिकल सीधे निकल गए। आपने पढ़ा था ना कि जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए थे सारे के सारे पार्टिकल सीधे निकल गए थे। तो ये ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड की नहीं थी, ये ऑब्जर्वेशन जयचर मार्सन की थी। उसके बाद अपना जो मॉडल प्रपोज किया वो रदरफोर्ड ने किया था, तो नाम हमेशा इसी का लिखा जाता है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बट जो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन ली थी वो जयचर एंड मार्सन ने ली थी। गलती से ली, तुक्के से ली, वो एक अलग बात थी, लेकिन ली इन्होंने थी। हाँ, तो लिखिए बेटा, दे अलाउ द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। कौन सी फॉइल ली थी बेटा, कौन से मेटल की फॉइल ली थी? शाबाश। दे अलाउ द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल on the gold foil, they allow the, हाँ बेटा बताओ, बोलिए। सर शुरू से बोल दीजिए। हाँ बेटा लिखिए इसके अंदर, they allow the bombardment मतलब अटैक ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, ब्रैकेट में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के ब्रैकेट में लिखना बेटा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑन द गोल्ड फॉइल, ऑन द गोल्ड फॉइल। तो बेटा देखिए, आप फिगर बनाना पहले, ये गोल्ड फॉइल थी। गोल्ड की फॉइल क्यों ली थी? वाई ओनली द गोल्ड फॉइल वाज सिलेक्टेड? बताइए बेटा, गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली थी? एल्यूमिनियम के लिए इतने महंगे मेटल? हाँ बेटा, हाईली मैलिएबल, मोस्ट सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल है, बहुत ही पतली थिन बनाई जा सकती है इसकी, हाईली मैलिएबल मेटल। गोल्ड की इसलिए बनाई थी हाईली मैलिएबल, इट कैन बी मेड एज थिन एज साइज ऑफ एटम। इसे हम इतना पतला बना सकते हैं जितना पतला एक एटम होता है। इसे इतना इतना घिसा गया था कि जितना पतला एक एटम का साइज होता है। तो मतलब इसके अंदर जो थे केवल एटम ही बचे थे, अब लेयर नहीं थी, ये इतना पतला हो चुका था कि इसके अंदर बस एटम 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 रह गए थे, एक के ऊपर एक लेयर नहीं थी। ये ऐसा नहीं था कि ये मेरे हाथ की तरह मोटा था, नहीं, एक बहुत ही थिन लेयर थी। ठीक है, हाईली मैलिएबल, इट वाज एज थिन एज साइज ऑफ एटम, इट वाज एज थिन एज एटम, हाईली मैलिएबल, इट वाज एज थिन एज एटम। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल को पास कराया। यहां पर एक लेड बॉक्स के अंदर, लेड बॉक्स के अंदर एक कोई मटेरियल रख दिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो अल्फा पार्टिकल एमिट करता था। लेड बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया जो अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल एमिट करता था। लेड बॉक्स क्यों? क्योंकि लेड बॉक्स क्या करता है, अल्फा पार्टिकल को बाहर नहीं जाने देता।
अल्फा पार्टिकल सारे जो जितने भी बाहर आ रहे थे वो इसी छेद से आ रहे थे, जितने भी अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहे थे दे वर कमिंग आउट फ्रॉम दी ओनली द वन ओपनिंग। अब जितने भी अल्फा पार्टिकल बेटा बाहर आ रहे थे ये देखा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल passes straight without or minimum deviation. A few particle get deviate by large angle, some by small angle. कुछ स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहे थे, कुछ लार्ज एंगल से डेविएट हो रहे थे, लेकिन मैक्सिमम पार्टिकल बेटा स्ट्रेट निकल रहे थे और बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो अपना पाथ वापस रिट्रेस कर रहे थे। यही ऑब्जर्वेशन थी बेटा। अब इन्हें कैसे पता, अल्फा पार्टिकल आंखों से तो दिखाई देता नहीं, इन्हें कैसे पता चला कि पार्टिकल सीधे जा रहे हैं या लेफ्ट मुड़ गया, या ज्यादा डेविएट करा या कम डेविएट करा? अल्फा पार्टिकल इज नॉट विजिबल बाय द नेकेड आइज, इवन नॉट ऑन द नोट इन द माइक्रोस्कोप। एक्चुअली होता क्या है, जैसे लेजर लाइट होती है रास्ते में पाथ दिखाई नहीं देता, लेकिन जहां टकराते हैं वहां रेड स्पॉट बना देती है। अल्फा पार्टिकल ही वैसे काम करते हैं। अल्फा पार्टिकल के सराउंडिंग में इन्होंने जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन रख दी, जिस पर जब अल्फा पार्टिकल टकराते थे तो एक सिंटलेशन मतलब ब्राइटनेस, चमक पैदा होती थी। जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी। ये जिंक सल्फाइड की क्या थी बड़ा, स्क्रीन। जब इस पे अल्फा पार्टिकल चमकते थे तो उसके स्पॉट बन जाते थे, तो जो मैक्सिमम स्पॉट बने थे वो सामने बने थे। इसका मतलब मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकले थे, स्पॉट इधर उधर कम बने थे। ठीक है, दैट वाज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम यही लिख रहे थे बेटा, रदरफोर्ड अलाउ द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन द गोल्ड फॉइल, ये लिखा बेटा, एंड ऑब्जर्व दैट फर्स्ट पॉइंट, इस फिगर की जगह छोड़ देना, एंड ऑब्जर्व दैट फर्स्ट पॉइंट। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट बेटा? ऑब्जर्व दैट फर्स्ट पॉइंट। and observe that atom is बिल्कुल खाली, and observe that first point, most of the alpha particle passes straight without deviation, most of the alpha particle passes straight without deviation, most of the alpha particle passes straight without deviation. Second point, some deviate by small angle and some by large angle, some deviate by small angle and some by large angle. Most of the alpha particle passes straight without deviation, most of the alpha particle passes straight without deviation. Second point, some deviate by small angle and some by large angle, some deviate by small angle and some by large angle. Full stop. बहुत ही कम ऐसे थे जो जैसे रास्ते पे गए उसी रास्ते पे क्या हुआ बेटा, वापस आ गए। A few of them, third point, a few of them completely retraces their own path. A few of them completely retraces their own path. A few of them completely retraces their own path. डायग्राम बना लिए थे बेटा, दोबारा बनाओ। दिव्यांशु बेटा डायग्राम बना लिया था? बना दो एक बार। हाँ बेटा, मैं भूल गया कि डायग्राम बना रहा था। यहाँ पर लेड बॉक्स था, अरे लेड बॉक्स और पेंसिल, लेड पेंसिल वाला। नहीं बेटा लेड पेंसिल की जो लेड होती है वो तो ग्रेफाइट की बनी होती है,
ये तो लेड अलॉय, लेड एक मेटल है, जैसे आयरन कोबाल्ट निकल निकल होता है ना, ऐसे लेड भी एक मेटल होता है। LEAD, जिसका सिंबल PB होता है, लेड। इसके अंदर अल्फा पार्टिकल सोर्स था, सामने गोल्ड फॉइल थी वेरी थिन, most of the alpha particle passes straight without deviation, some deviate by small angle, some by large angle, a few of them completely retraces their path, and this path is detected by a zinc sulfide screen. This path is detected by a zinc sulfide screen. है नहीं, अगर आपसे पूछे, वैसे पूछता नहीं है कभी ये डायरेक्ट। हाँ बेटा, दिस पाथ इज डिटेक्टेड बाय लेड सल्फाइड स्क्रीन। तो बेटा ये ऑब्जर्व, ये जो हाँ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, तो बेटा ये जो ऑब्जर्वेशन थी, ये किसने कही थी? जयजन मार्सन ने। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, ऑब्जर्वेशन निकाली कि ऐसा क्यों हो सकता है। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन निकाली थी, ये काम रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने कहा नहीं, थॉमसन की बात गलत है। उसने कहा कि एटम का जो सारा का सारा मास है वो एक छोटे से पॉइंट के अंदर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस। बाकी सारा एटम तो खाली होता है, इसके अंदर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। लिखिए बेटा ऑब्जर्वेशन, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट बेटा ऑब्जर्वेशन में, एटम इज 99.9% एम्प्टी। एटम इज 99.9% empty. Atom is 99.9% empty. Second point, whole mass of atom is concentrated, whole mass of atom is concentrated in a heavy charged body. Whole mass of atom is concentrated in a heavy charged body at center. Whole the mass of atom is concentrated in a heavy dense body at center called nucleus. In a heavy dense body at center called nucleus. Called nucleus. Third, क्या था बेटा थर्ड पॉइंट? इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in circular path called orbit. Electron keep revolving in circular path called orbit. मैदनी बेटा ये मॉडल क्लियर है, थॉमसन का मॉडल। इज मैदनी इन द क्लास? नो। दिव्यांशु बेटा आपको क्लियर है? ओके हाँ बेटा,
इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड ऑर्बिट. Electron keep revolving around the nucleus in circular path called orbit. सर ये जॉन डेल्टन कौन सी बेटा? की भी कोई थ्योरी थी? बेटा डेल्टन की तो फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी आती है ना. जॉन डेल्टन ने जो थ्योरी दी थी वो तो उसने एटम के बारे में पॉइंट बताए थे कि एटम इज द इंडिविजिबल पार्टिकल, है ना. जितने आइसोटोप है सबका सेम एटॉमिक नंबर है, सबका सेम मास होगा. जितने आइसोटोन है सबका सेम एटॉमिक नंबर. वो तो फर्स्ट चैप्टर में आती है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना. इसमें डेल्टन ने नहीं दी थी. इसमें तो जॉन डेल्टन ने पार्टिकल डिस्कवर करे थे. हमारे सिलेबस से कटे हुए स्टार्टिंग के एनसीईआरटी के 2-3 पेज. हमारे जो सिलेबस यहाँ से शुरू होता है वो है थॉमसन मॉडल से. उससे पहले का सिलेबस कटा हुआ है एनसीईआरटी में. ठीक है. हाँ, तो इसके बाद आता है बेटा, अब इसकी क्या लिमिटेशन थी. अगर ये थ्योरी ठीक थी तो ये फेल हो गई. बोर तभी तो फेमस हुआ. नील बोर का आपने नाम सुना नहीं सुना बेटा? हेलो. बोर पॉस्टुलेट पढ़े हैं ना. तो बोर पॉस्टुलेट क्यों पढ़ने पड़े? अगर ये थ्योरी ठीक थी तो बोर की जरूरत ही नहीं थी. बोर वाज एक्चुअली आल्सो ए स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड ही. बोर भी रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट था. ठीक है. तो बेटा फिलहाल इसकी क्या लिमिटेशन थी? बताओ बेटा, इसकी क्या लिमिटेशन थी? आपने कहीं वेल्डिंग होते हुए देखी है? ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन वेल्डिंग. बेटा जब वेल्डिंग हो रही होती है, जब वेल्डिंग हो रही होती है तो अगर वो कहीं वेल्डिंग को बहुत देर लगा के रखता है तो रेड हो जाता है, फिर ऑरेंज हो जाता है, फिर ब्लू हो जाता है, फिर येलो हो जाता है, और बिल्कुल बहुत देर लगा के रखता है तो बिल्कुल वाइट चमकता है. जैसे कहीं से कट छेद मारना हो वेल्डिंग वाले को. वेल्डिंग मशीन की वेल्डिंग चलती है वो जनरली रेड कलर की होती है. वेल्डिंग वाले की जो वेल्डिंग चलती है वेल्डिंग मशीन, वहां पर जहां भी लगाता है आयरन के ऊपर वहां से रेड लाल पीली चिंगारियां बाहर आती है, रेडिएशन बाहर आती है. ऐसा क्यों? रेडिएशन बाहर ही क्यों आती है जब हम एटम को हीट करते हैं? अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं, लोहे को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो कभी लाल दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है. क्यों दे रहा है? क्योंकि वहां से लाल कलर की रेडिएशन आ रही होगी, ब्लू कलर की लाइट बाहर आ रही होगी. तो रदरफोर्ड से पूछा गया जब हम किसी एटम को गरम गरम करते हैं तो रेडिएशन यानी कि वेव्स यानी कि लाइट बाहर ही क्यों आती है? ऐसा क्या हो जाता है कि हमने गरम किया, ठीक है, गरम हमने लोहे को किया, लेकिन लोहे ने क्या इमिट कर दी? लाइट. कभी लाल रेड लाइट इमिट करता है, कभी ब्लू लाइट इमिट करता है, कभी व्हाइट लाइट इमिट करता है. ऐसा क्यों होता है? पॉइंट समझ आया नहीं आया बेटा? जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं जरूरत से ज्यादा तो लाल हो जाता है. या घर पे आप किसी चीज को ज्यादा देर गर्म करो, लाल चाकू ज्यादा देर गर्म करो, आगे से लाल होना शुरू हो जाता है, फिर ऑरेंज हो जाता है. ज्यादा ग्रीन ज्यादा गर्म करोगे बिल्कुल ब्लू हो जाएगा. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है ना? ये बात रदरफोर्ड को नहीं पता थी. उसने थ्योरी तो दे दी, लेकिन उसने कहा कि अगर हम किसी को गरम गरम करते हैं तो उसमें से रेडिएशन क्यों बाहर आती है. तो लिखिए बेटा इसके अंदर, लिखिए बेटा. हाँ. हाँ बेटा, इसके अंदर लिखिए पहला पॉइंट, अनेबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ, unable to explain the cause of emission of electromagnetic radiations, unable to explain the cause of, हाँ बेटा बोलिए. क्या क्वेश्चन? Unable to explain the cause of emission of electromagnetic radiation
unable to explain the cause of emission of electromagnetic radiation when atom is heated. When atom is heated. Unable to explain the cause of emission of electromagnetic radiations when atom is heated. When atom is heated. Unable to explain the cause of emission of electromagnetic radiation when atom is heated. हाँ बेटा, सेकेंड पॉइंट बेटा, उस टाइम का एक फेमस साइंटिस्ट और था मैक्सवेल। उस टाइम का एक और फेमस साइंटिस्ट था, एक्चुअली वो फिजिक्स का साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा बेटा? उन्होंने कहा कि अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज है, इसके चारों तरफ अगर मैं नेगेटिव चार्ज को घुमाने के लिए छोड़ दूंगा तो वो कैसे घूमेगा? धीरे धीरे करके एनर्जी थक जाएगा, एनर्जी लूज करता रहेगा और धीरे धीरे करके थक के न्यूक्लियस में दूसरे चार्ज से टकरा जाएगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो धीरे धीरे करके एनर्जी रिलीज करेगा और इस तरीके से सारी की सारी एनर्जी रिलीज करके दूसरे चार्ज से टकरा जाएगा। एटम के अंदर भी आप यही बता रहे हो। उसने कहा एटम के अंदर क्या बता रहे हो आप कि यहाँ पर इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है बेटा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहेगा, धीरे धीरे एनर्जी इमिट करेगा, इस तरीके से कभी ना कभी न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, और धीरे कई टाइम ऐसा आएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, एटम खत्म हो जाएंगे। क्या कभी ऐसा कभी हुआ कि एटम खत्म हो गया? क्या कभी ऐसा हुआ है बेटा कि एटम खत्म हो गया? यस और नो? ठीक है, तो ये इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ये मैक्सवेल ने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब नहीं दे पाया। मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों नहीं कर रहा कि धीरे धीरे घूमते इलेक्ट्रॉन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए, एटम मर जाए। ये बात का जवाब भी रदरफोर्ड को नहीं पता था। इस बात का जवाब भी रदरफोर्ड को नहीं पता था, इसीलिए इसका मॉडल फेल हो गया। इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। तो लिखिए बेटा इसके अंदर लिखिए बेटा according to Maxwell, capital MAXWELL, according to Maxwell, when a charged particle revolves according to Maxwell, when a charged particle revolves around another charged particle, according to Maxwell, when a charged particle revolves around another charged particle, then according to Maxwell, when a charged particle revolves around another charged particle, then it radiates energy continuously. It radiates energy continuously, and after following it radiates energy continuously. Full stop. Full stop. In the similar manner, it radiates energy continuously. It radiates energy continuously. Full stop. In the similar manner, in the similar manner, electron must radiate energy continuously and fall in nucleus.
In the similar manner, electron must radiate energy continuously and fall in nucleus after following a spiral path. And fall in nucleus after following a spiral path. मस्ट एनर्जी के बाद क्या बेटा? मस्ट एनर्जी के बाद Radiate energy continuously. Will stop. In the similar manner, electron must radiate energy continuously and after following a spiral path must fall in nucleus. And after following a spiral path must fall in nucleus. After following a spiral path must fall in nucleus, so atom must collapse. Must fall in nucleus and atom must collapse. एटम क्या होना चाहिए बेटा? कोलैप्स हो जाना चाहिए. एंड एटम मस्ट कोलैप्स. बट क्या होता है बेटा? बट atom does not collapse for thousands of years. An atom does not collapse for thousands of years. न्यूक्लियस के बाद And atom must collapse. Atom must collapse. But atom never collapse in thousands of years. एटम कभी हजारों सालों से खराब ही नहीं हुआ. एटम कभी भी हजारों सालों से खराब नहीं हुआ. ये बात समझ आ गई बेटा? तो ये जो दो लिमिटेशन थी ये मेजर लिमिटेशन बन गई. रदरफोर्ड लिमिटेशन तो बहुत थी बट ये दोनों मेजर थी. ये दोनों मेजर थी. अब आता है बेटा बोर मॉडल. अब आता है बेटा बोर मॉडल. क्या बेटा? मैं कह रहा हूँ एग्जाम में कितनी लिमिटेशन पूछते हैं? एग्जाम में बेटा बोर मॉडल से पूछते हैं. एग्जाम में अभी तक तो मैंने आपको खाली मॉडल्स का इंट्रोडक्शन दिया है. इसमें से खाली अभी तक तो यही क्वेश्चन आता है 1 मार्क का कि राइट लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल. तो आपको 2 ही लिखनी है. बाकी आप जितनी देखो मैं जितनी बोर की लिखवाऊंगा 2-4 लिमिटेशन बोर की लिखवाऊंगा वो रदरफोर्ड की भी है ना. जो 2-3 लिमिटेशन बोर की लिखवाऊंगा वो लिमिटेशन रदरफोर्ड की भी तो होंगी. ठीक है. एटम कैसा होता है? स्फेरिकल. जबकि ये क्या कहते थे कि एटम सर्कुलर है. ये भी लिमिटेशन है. तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लिमिटेशन लेकिन 2 मेजर आपको याद रखनी है. इसके बाद आता है बेटा बोर्स मॉडल ऑफ एटम. बोर्स मॉडल ऑफ एटम. तो बेटा इसने रदरफोर्ड की जो दोनों लिमिटेशन थी उनको खत्म करने की कोशिश की पहले अपनी बातें कह के. इसने क्या दिया बेटा? मेरे एटम को समझो तो मेरी बातें मान लो. और इसने अपने क्या दे दिए बेटा? कुछ सिद्धांत. बोर्स पोस्टुलेट्स. अगर आप इन बातों को मानोगे तो मेरा मॉडल बिल्कुल सही है. पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? सिद्धांत. कि अगर आप इन बातों को मानोगे तो मेरा मॉडल ठीक आएगा. नहीं मानोगे तो कोई बात ही नहीं है. बोर पोस्टुलेट का मतलब था कि अगर आप इन बातों को मानोगे तो मेरा एटम बिल्कुल ठीक है. तो उसने पहली लाइन में क्या कहा? पहले पॉइंट में उसने क्या कहा? उसने पहले पॉइंट में कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हर शेल का हर ऑर्बिट का एक एनर्जी लेवल होता है. सपोज इसका -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -10 है. इसका -8 है -6 है -4 है -2 है लाइक दिस.
तो उसने कहा हर एनर्जी लेवल हर शेल के पास एनर्जी है। इन्होंने क्या कहा, हर शेल के पास एनर्जी है। ठीक है, तो इसने शेल की जगह क्या वर्ड यूज किया था, एनर्जी लेवल। क्या यूज किया था बेटा, एनर्जी लेवल। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस शेल में है तो उसकी एनर्जी -8 ही रहेगी। इसके अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस शेल में है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, -8। तो जिंदगी भर इसी ऑर्बिट में रहेगा, कभी ना तो -10 में जाएगा ना -6 में जाएगा। इसने पहले पॉइंट में क्या कहा कि एनर्जी ऑफ ईच शेल इज फिक्स्ड। इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल में जिंदगी भर घूमता रहता है, कभी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, कभी भी एनर्जी इमिट नहीं करता। और अगर एनर्जी इमिट नहीं जाए करेगा तो न्यूक्लियस के पास नहीं जाएगा, न्यूक्लियस के पास नहीं जाएगा तो न्यूक्लियस नहीं गिरेगा। समझाया नहीं है भाई। लिम्बोर की सेकंड लिमिटेशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन गोल घूमते 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 न्यूक्लियस से टकरा जाता है। ठीक है, इसने कहा इलेक्ट्रॉन जिंदगी भर गोल ही घूमता रहेगा, पास पास नहीं आएगा। इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमता है, इधर उधर जाता नहीं है कभी, और इधर उधर नहीं जाता इसीलिए वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा। मैक्सवेल ने कहा कि वो गोल घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इसने कहा मेरी बात मान लो बस, मैं पोस्टुलेट दे रहा हूं। तो इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन इसने क्या कहा बेटा, इलेक्ट्रॉन देखो बेटा इसके अंदर, he states that energy of each shell is fixed. He states that energy of each shell is fixed, so he call them energy level. He states that energy of each shell is fixed, so he call them energy level. Electron in each shell is fixed, so he call them energy level. So he call them energy level. Full stop. इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग, इसी के अंदर पहले पॉइंट के अंदर ही, इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग इन हिज एनर्जी लेवल विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग इन हिज एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग इन हिज एनर्जी लेवल without radiating any energy. Electron keep revolving in its energy level without radiating any energy, so he also call them, मतलब था क्या बेटा, रदरफोर्ड ने नाम दिया था शेल या ऑर्बिट, शेल या ऑर्बिट। इसने कहा शेल या ऑर्बिट नहीं है, इनके पास एनर्जी है, तो इनका नाम इसने क्या बदल दिया, एनर्जी लेवल। अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -8 है तो वो इसी ऑर्बिट में रहेगी, कभी बाहर नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो न्यूक्लियस में गिरने का मतलब ही नहीं बनता। सो ही कॉल देम बेटा, इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग इन इट्स एनर्जी लेवल विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग इन इट्स एनर्जी लेवल without radiating any energy, so he call them standing or stationary orbit. So he call them standing or stationary orbit. So he call them standing or stationary orbit. स्टेशनरी ऑर्बिट। हाँ, so he also call them standing or stationary orbit. ठीक है, ये रदरफोर्ड ने कहा था, ये बोर ने कहा। दूसरा पॉइंट, अब बोर की पहली लिमिटेशन क्या थी बेटा, रदरफोर्ड की, कि जब हम गर्म करते हैं किसी चीज को तो एनर्जी क्यों इमिट होती है। भाई दूसरा पॉइंट तो इन्हें मैक्सवेल की बात ही खत्म कर दी। मैक्सवेल की बात कैसे खत्म कर दी, मैक्सवेल कहते थे इलेक्ट्रॉन गोल घूमेगा, एनर्जी इमिट करेगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इसने कहा ऐसा होगा ही नहीं।
इलेक्ट्रॉन गोल तो घूमेगा लेकिन एनर्जी इमिट नहीं करेगा, और एनर्जी इमिट नहीं करेगा तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा। ये सेम प्रोसेस समझिए, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, तो क्या अर्थ सन में जाके टकरा गई? कितने सालों से घूम रही है अर्थ सन के चारों तरफ, जबकि मैक्सवेल कहता था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, एक चीज दूसरी चीज के चारों तरफ घूमती है तो घूमते 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 उससे टकरा जाती है, ठीक है। जबकि इसने क्या कहा, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ गोल गोल घूमती रहती है, कभी सन से जाके नहीं टकराती, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, कभी सन से आगे नहीं टकराएगा, ठीक है। और हाँ, उसकी एनर्जी फिक्स है, जैसे अर्थ की अपनी कुछ एनर्जी है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की अपनी कुछ एनर्जी है, वो उसी एनर्जी लेवल में जिंदगी भर घूमता रहेगा, कभी किसी कुछ नहीं कहेगा। अब सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट लिमिटेशन को खत्म किया। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी बेटा, बताओ वरुण, आप बताइए बेटा, व्हाट वाज द फर्स्ट लिमिटेशन, बताओ बेटा। रदरफोर्ड की। हाँ, रदरफोर्ड की। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी बेटा? हेलो, हाँ, कहाँ पे बेटे? सेंटर में हूँ। अच्छा ठीक है, तभी तो खराब ना हो कुछ। क्या ना है? तबीयत ठीक है? मेरे को क्या हुआ था? मैं पूछ रहा हूँ, तो ठीक है? नहीं, मैं देखूँ बिल्कुल। ठीक है ठीक है। क्या था? हाँ बेटा, हाँ बेटा। तो रदरफोर्ड का फर्स्ट लिमिटेशन क्या था बेटा, वरुण आपने बताया नहीं। व्हाट वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड? Unable to explain the cause of emission of electromagnetic radiation when atom is heated. हाँ, जब हम एटम को हीट करते हैं तो रेडिएशन क्यों इमिट होती है, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। हाँ, तो इसने क्या कहा बेटा, इसने कहा कि आप बात समझिएगा, इसने क्या कहा, इसने बस मैथमेटिक्स लगाई। इसने कहा ये ऑर्बिट है, इनकी अपनी एनर्जी है, -10 -8 -6 -4 -2 सो ऑन, हर शेल की अपनी एनर्जी है। अब एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी -8 है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी -8 है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी -8 है, वो अपनी ऑर्बिट में चुपचाप घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वेल्डिंग करके गर्म करना शुरू करा, गर्म करोगे तो सपोज इसने 4 जूल एनर्जी गेन कर ली, 8 जूल तो थी, 4 जूल एनर्जी गेन कर ली, इसकी एनर्जी कितनी हो गई, -4। यस और नो? ये एनर्जी लेवल क्या, कौन सी एनर्जी का है, -8 का। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई, -4। ये एनर्जी लेवल कौन सा है बेटा, -8 का। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई बेटा, -4। तो इलेक्ट्रॉन यहां कैसे रहेगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप आगे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या करेगा, आगे चला जाएगा। तो इसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन को गर्म करते हैं हम किसी चीज को, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे जंप कर जाते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आगे जंप कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। आपने पढ़ के बैठे हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-8 होती है, 2-8-1 है सपोज, अगर 8 वाले इलेक्ट्रॉन आगे चला गया तो ये तो एक एटम अनस्टेबल हो गया। तो कुछ भी हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हीट गेन करके आगे गया है तो वो वापस भी आएगा, और जब वो यहां पर तो उसने हीट गेन करी है, जब वो हीट गेन करके वापस आगे चला गया तो कोई बात नहीं, आगे जाने से कोई दिक्कत नहीं है, वो वापस आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो जो उसने हीट गेन करी थी उस हीट को एज एनर्जी इमिट करता है, ये हीट एनर्जी को इमिट करेगा एज रेडिएशन। वही कलर आपको दिखाई देता है वेल्डिंग के टाइम पर, जब आप वेल्डिंग करते हो तो आपको कभी लाल, ऑरेंज, ब्लू कलर, क्या बेटा, स्टेबल, एटम अनस्टेबल हो गया ना। एटम कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, भाई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींच के रखेगा ना। तो अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आगे चला गया, न्यूक्लियस वापस खींचेगा उसे अपनी पोजीशन में वापस है ना। आप किसी भी चीज को गर्म करो, ठंडी होती है नहीं होती, घर में दूध गर्म करो, ठीक है, ठंडी क्यों होती है,
क्योंकि जो जब आप दूध गर्म कर रहे हो तो दूध के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे जंप कर गए हैं, दूध के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे जंप कर गए हैं। फिर दूध में धुआं बाहर आता है। धुआं बाहर क्यों आता है बेटा? भाप बाहर आती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वापिस अंदर जा रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन वापिस अंदर जा रहे हैं तो भाप बाहर निकाल रहे हैं, एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए रेडिएशन दिखाई देती है। तो इसने बेसिकली कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर हम किसी एटम को गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल चला जाएगा। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल वापस आएगा बाय इमिटिंग एनर्जी। तो इसमें जो फर्स्ट लिमिटेशन इस पे लगी थी वो रदरफोर्ड पे, कि जब हम एटम को गर्म करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो कलर अलग अलग कलर की लाइट क्यों इमिट होती है, तो वो इसने एक्सप्लेन कर दी। अब वो रेड और ग्रीन व्हाइट कैसे होती हैं? वो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूर गया, अगर इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दूर चला गया तो और ज्यादा एनर्जी निकलेगी वापिस आने में, कलर चेंज हो जाएगा। अलग अलग कलर की लाइट बाहर लिमिट निकलते ना, कम गर्म करते हैं रेड निकलती है, ज्यादा गर्म करते हैं कम करते हैं रेड निकलती है। ठीक है, ज्यादा गर्म करते हैं व्हाइट निकलती है, ब्लू निकलती है। तो इसका रीजन क्या है कि अलग अलग कलर की लाइट इमिट करते हैं? वो डिपेंड करता है कितना ज्यादा मैंने गर्म किया, जितना गर्म किया इलेक्ट्रॉन उतनी दूर जाएगा, जितना गर्म किया इलेक्ट्रॉन उतनी दूर जाएगा और उतनी ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा, और उसी हिसाब से लाइट कलर का कलर डिसाइड होता है, उसी हिसाब से लाइट का कलर डिसाइड होता है। इज इट क्लियर बेटा? हाँ, तो लिखिए बेटा सेकेंड पॉस्टुलेट, सेकेंड पॉस्टुलेट लिखिए बेटा। बेटा क्लास में लिख दो ग्रुप पे, क्लास इज एट 6:30, 6:30 नहीं 5:30। हाँ हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, लिख देना, वो बच्चे फोन कर रहे हैं मेरे को बार बार। हाँ बेटा लिखिए। हाँ, सेकेंड पॉस्टुलेट, सेकेंड पॉस्टुलेट बेटा, on heating electron in the lower energy level, electron in the lower energy level gains energy. On heating, electrons in the lower energy level gain energy and jumps to higher energy level and jumps to higher energy level. On heating, electron gain energy, electron in the lower energy level gain energy and jumps to higher energy level. Full stop. Full stop. In the similar manner, when electron comes back from higher energy level to lower energy level, in the similar manner, when an electron jumps from higher energy level to lower energy level, higher energy level to lower energy level, then it radiate energy, it radiate heat energy. In the similar manner, when electron jumps back from higher energy level to lower energy level, jumps back from higher energy level to lower energy level, then it radiate energy, then it radiate energy, heat energy in the form of electromagnetic radiations, in the form of electromagnetic radiations. क्लियर है बेटा? बोर के in the form of electromagnetic radiation, EMW, EMR, electromagnetic radiations, जो आपको अलग अलग कलर की लाइट दिखाई देती है ना एटम को गर्म करने पर, वो इसलिए दिखाई देती है। वो कह रहा होता है आप गर्म कर रहे हो, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, आप गर्म करते रहो,
हाँ भैया, गर्म तो जितनी मर्जी देर कर सकते सप्लाई करके, तो होगा, होता क्या रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन आगे जंप करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन वापस आते रहेंगे, हीट रिलीज होती रहेगी, बस यही होता रहेगा। बस ज्यादा होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा टेम्परेचर पहुंच गया तो मेल्ट कर जाएगा। पर कोई आप किसी भी चीज को गर्म कर लो, वो ठंडी जरूर होगी, नॉर्मल टेम्परेचर पे वापस आ जाएगी। उसका रीजन यही है कि जितनी एनर्जी एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन आगे जंप करा के, उतनी की उतनी एनर्जी वापस भी रिलीज कर देता है। इज इट क्लियर दिव्यांश? Yes, sir. हाँ बेटा। वरुण, क्लियर है दोनों पोस्टुलेट? Yes, sir. ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे।